ठीक है, आपको हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा बेटा आपके एंड पर, तो एक बार रिकनेक्ट करके देखो। ठीक है, तो कल बेटा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना। कोई बात नहीं, नोट्स अपने सामने रखो। सुनो बेटा, सभी बच्चे सुने। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस वेव सर। थ्योरी। हाँ, तो नोट्स यस बेटा सर। सभी बच्चे सामने रखे, अभी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मतलब था, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, एक तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक ही बात है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब दिख रहा है बोर्ड पर? सर घड़ी दिख रही। घड़ी दिख रही, वो एक्चुअल में अभी बेटा ऐसे कनेक्ट कर रखा है फोन पर। ठीक है, अब सही है। चलो, तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ अब ठीक है। यस सर। बेटा किसने दी थी ये थ्योरी? मैक्सवेल थ्योरी। सॉरी, ये टेढ़ा दिख रहा है। हाँ ठीक है बेटा, अभी सपोर्ट कर देता हूँ रुको एक बार। किसने दी थी बेटा परीक्षित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? किसने दी थी? क्या बोल रहे हैं? सर मैक्सवेल जेम्स थ्योरी। मैक्सवेल। हाँ, जेम्स मैक्सवेल। ठीक है बेटा, जेम्स मैक्सवेल ने दी, इसीलिए इसका नाम है मैक्सवेल थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, परीक्षित रिवाइज करें। सबसे पहला बेटा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करें, कोई भी अपना सोर्स है ना, उसमें से अगर सोर्स का मतलब उसको अगर हीट करते हैं, है ना, जैसे आयरन की रॉड लेते हैं, कोई भी मेटल की रॉड लेते हैं, उसको आपने हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होगा, उसमें से जो रेडिएशंस हैं वो रिलीज होते हैं, मतलब कि एनर्जी रेडिएट होगी, है ना, एनर्जी रेडिएट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएट एनर्जी, है ना, रेडिएट एनर्जी। जैसे एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, आयरन की रॉड को हीट कर रहे हैं, तो उसमें से क्या देखते हैं हम कि उसमें से बेटा अपने को रेड कलर नजर आ रहा है ना। जैसे आयरन की रॉड को हीट करोगे, किसी मेटल की रॉड को, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हीट करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, आप देखोगे बेटा उसका कलर जो होगा वो रेड कलर दिखने लगेगा अपने को। और ज्यादा हीट करेंगे अगर हाई टेम्परेचर्स पर, तो फिर क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का रेडिएशन दिखता है अपने को। तो बेटा ये जो हमें कलर दिख रहा है एक्चुअल में, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हो रहे हैं उसमें से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यस है सर। परीक्षित। और ये जो रेडिएशंस हो रहे हैं बेटा, इसकी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी। आपको बताया था रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, अब सन से हमारे पास रेडिएशंस आ रहे हैं, है ना, सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, सन की एनर्जी भी क्या है, एक तरह का सोलर रेडिएशन, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाते हैं। समझे बेटा, जो भी लाइट हमारे पास आ रही है सन से, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी को बेटा समझने के लिए मैंने आपसे कहा था, आप बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ऐसे मान के चलें कि सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, या लाइट, एक तरीके से लाइट जो होती है, जितनी लाइट की प्रॉपर्टी होंगी बेटा, जो वो सारी की सारी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी होंगी, अगर अपने को याद करना है तो। जैसे बेटा लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले आपको बताया कि एनर्जी रेडिएट करती है, बिल्कुल सही है। लाइट की एनर्जी, लाइट के अंदर जो भी एनर्जी है अपना, वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू आती है हमारे पास, या किसी भी ऑब्जेक्ट से, सन से आ रही है या किसी स्टार से आ रही है, किसी भी प्लेनेट तक या हमारे तक आ रही है,
तो बेटा क्या है, रेडिएशन मेथड से आ रही है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। और क्या क्या चीजें होती है बेटा बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ा था, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इनका नाम बेटा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, जैसे वेव आपका ऐसे चल रही है इस तरीके से परपेंडिकुलर। हाँ बोलो। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है बेटा, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपकी वेव ऐसे चल रही है बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रिक मान लो अगर ये एक्स एक्सिस पर चल रही है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बताया था आपको, इस तरह की डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर चलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां चलेगा, जेड एक्सिस पर। तीनों एक्सिस बेटा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस बेटा क्या हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ सबको याद हो गया अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एनर्जी रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है फर्स्ट। सेकंड बेटा क्या हो गया, रिवाइज कर रहे हैं, कल तो पढ़ लिया था अपने ने, है ना। सर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना बेटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इधर वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और जेड एक्सिस पर क्या चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबको आ गया अच्छे से ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने कहा वेव्स की प्रॉपर्टी होती है सारी। तो अगली वेव की क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी होगी। अब क्योंकि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो बेटा कैसी प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी या वेव की होगी, बताओ। बार बार बोल रहे हैं वेव की तरह है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया अपना, परीक्षित, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर क्या होता है बेटा, उनको मीडियम नहीं लगता है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम भी नहीं लगेगा, मीडियम की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस सर। रेडिएशन, हाँ, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। मैंने कहा लाइट की तरह मान लेंगे, लाइट की तरह मान लेंगे बेटा, यानी कि क्या हुआ, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि किसी मीडियम की जरूरत नहीं है उसको। सन से कितने मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर बोलेंगे, लाइट ईयर में मेजर करते हैं हम, है ना। तो इतनी दूर से लाइट आती है अपने तक, है ना, विदाउट एनी मीडियम। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उसी का पार्ट है बेटा, उसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सबको आया समझ में। यस इसके सर। बाद हाँ अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बेटा कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या वेव की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से, सर वेव की। वेव की प्रॉपर्टी होगी। सबको क्लियर है। तो एक पॉइंट बेटा अपना क्या हो जाएगा कि इट कंसिस्ट वेव कैरेक्टर। इसके अंदर बेटा क्या होता है, वेव की प्रॉपर्टीज होंगी, वेव का कैरेक्टर होगा, पार्टिकल की कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्लियर सबको इतना। यस सर। यस सर। अगला पॉइंट बेटा क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस स्पीड से चलता है, तो बताओ कौन बताएगा, इनकी स्पीड क्या होती है, व्हाट इज 3 द इंटू स्पीड, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बेटा इनकी स्पीड होती है, जैसे मैंने बताया लाइट की स्पीड देखो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल किस स्पीड से चलते हैं बेटा, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है बेटा लाइट की। पढ़ के आया सभी बच्चे, 10th क्लास में भी था।
3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड बेटा अगर है, अच्छा दानिश रिप्लाई कर रहा है, ओके ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है चलो। अच्छा कल एक बेटा क्वेश्चन पूछा, कल एक क्वेश्चन पूछा था दानिश ने क्लास के अंदर, वो था कि सर के जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी। तो आज बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं कल भी आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, थोड़ी देर में करेंगे डिस्कस। तो लाइट बेटा कोई एक खाली एक तरह की उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। जैसे अगर आप लाइट बोल रहे हो ना, तो लाइट बेटा बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें अपनी रेडियो वेव्स भी है, ठीक है, इसमें हमारी विजिबल लाइट भी है, इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, सारी रेज इसके अंदर होती हैं। और अलग अलग रेज की, अलग अलग वेव्स की बेटा अलग अलग क्या होगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, ठीक है। अभी देख के समझेंगे कि कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने बोर्ड पर बना रखा है, आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा कितनी स्पीड से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर बेटा मैक्सवेल की थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये आपको जो बताया वो मैक्सवेल की थ्योरी थी। अब हम बेटा, मैंने उसके बाद बताया था वेव की प्रॉपर्टीज, वेव की प्रॉपर्टी सबको क्लियर थी, वेव के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ा था बेटा परीक्षित, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। गुड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यस। ठीक है बेटा। किससे डिनोट करते हैं, हर्ट। हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, वी यूज हर्ट्ज फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हर्ट्ज इसकी यूनिट हो गई बेटा, ऐसा ही यूनिट हो गई। और न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, न्यू सिंबल ग्रीक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल होता है, ठीक है चलो। यस। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेक्स्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको बोलते हैं हम, किसी वेव के अंदर हमारी दो पोजीशन हो सकती है, ऊपर वाली क्रेस्ट होती है, नीचे वाली तरफ होती है। तो वेवलेंथ का मतलब बेटा क्या हुआ, किसी वेव की लेंथ, कहां से कहां मेजर करते हैं हम, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के बीच में, है ना बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, द डिस्टेंस टू बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव। टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ, क्या यूनिट यूज करेंगे इसके लिए बेटा, यूनिट क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स बताई थी, ऐसा नैनोमीटर, नैनोमीटर में लिखा, एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -9, 9 मीटर, ठीक है। और कौन सी यूनिट थी, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम थी। तो एंगस्ट्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट जो है ए नॉट, इसमें कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10 लेते हैं। -1, और एक और थी इकोमीटर, पिकोमीटर। है ना, 10 की पावर -12 मीटर, ये सारे मीटर्स में 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वेवलेंथ आ गई सबको समझ में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई, नेक्स्ट अपना क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं वेव के, एम्पलीट्यूड का मतलब Height of crust. हाइट ऑफ क्रेस्ट, यस गुड, हाइट ऑफ क्रेस्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट ऐसे बोलेंगे, द बेटा द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और द मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रफ ऑफ ए वेव इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। वैसे भी बेटा फिजिक्स में, केमिस्ट्री, कहीं कहीं पे भी साइंस में अगर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता ही है मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कोई वेव कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। कहां से बेटा मेजर करते हैं, तीन पोजीशन से, फ्रॉम इट्स
मीन पोजीशन क्या होती है? सेंट्रल पोजीशन। ये ठीक है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, या फिर द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए वेव फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। किस यूनिट में मेजर करेंगे बेटा इसको, एम्पलीट्यूड को? मीटर। मीटर में करते हैं। गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? वेलोसिटी। वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी क्या होगी वेव की, किसमें मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट। मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। तो बेटा वेलोसिटी तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, है ना? लेकिन देखो, जो आपने पहले पढ़ा था वो हम पढ़ते थे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। अभी हम किसकी बेटा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? वेव की। लेकिन यूनिट अपनी सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। चलो, वेव की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा एक टॉपिक बताया था आपको, ये देखो, ये लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है किसी को बेटा? क्या पढ़ा था हमने कल? स्पेक्ट्रम का मतलब बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था? complete range of electromagnetic waves. गुड। कंप्लीट स्पेक्ट्रम है ये, मतलब कि कंप्लीट एक तरीके से जितनी भी वेव होती है, जितनी भी सॉरी वेव्स होती है बेटा, लाइट वेव्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, लाइट कोई खाली एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की नहीं है। यहां से लेकर देखो, कॉस्मिक रेज से लेकर और रेडियो वेव्स तक सारे के सारे बेटा क्या है, ये हमारा क्या होता है, क्या चीज बताइए आपको? ये सारी चीजें क्या है आपकी स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा किसको बोलेंगे? इट इज द कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है, एक तरह का अरेंजमेंट है किस चीज का बेटा? ऑफ ऑल द वेव्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पूरे यूनिवर्स में, जितने भी रेडिएशंस होते हैं, अगर सबको अगर हम देखें, उन सबको अरेंज करते हैं। और किस तरीके से बेटा अरेंज करेंगे देखेंगे, लेफ्ट से राइट दिख रहे हैं आपको, वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। किस ऑर्डर में लगाते हैं बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। समझे सभी बच्चे? द अरेंजमेंट ऑफ, बोलो क्या हुआ? इट इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना? इट इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विद अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर बेटा क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ठीक है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इस ऑर्डर में बेटा लगा है, देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? कॉस्मिक रेज। सबसे साइड में देखो, लेफ्ट साइड पर कॉस्मिक रेज लिखा हुआ है, कॉस्मिक रेज होती है। इनकी बेटा वेवलेंथ है 10 की पावर -16 मीटर। ठीक है बेटा, समझे? ये क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। और किस ऑर्डर में बेटा लगाए हैं हमने? इंक्रीजिंग, बोलो परीक्षित। इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ। और एक और चीज समझो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में बेटा क्या रिलेशन होता है? कल आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक फॉर्मूला रिलेशन होता है। क्या रिलेशन था अपना? C is equal to न्यू लैम्डा। बताया था, C is equal to न्यू लैम्डा। यस। अब ये C is equal to न्यू लैम्डा का मतलब क्या होता है? C इसमें बेटा क्या है? ये क्या हो गई? वेलोसिटी की वेलोसिटी हो गई, है ना? और न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, है ना? और लैम्डा क्या हो गया बेटा? वेवलेंथ। अब मान लो कि कोई वेव चल रही है, तो उसकी बेटा स्पीड तो कांस्टेंट हो रही है, मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, कोई भी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी c की वैल्यू बेटा क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। c को क्या ले लो? कांस्टेंट ले लो।
तो अब देखना ध्यान से, अगर बेटा लैम्डा को इधर की तरफ लेके आए तो 1 लैम्डा क्या हो जाएगा, न्यू, है ना। अब देखो ध्यान से, सी तो बेटा कांस्टेंट है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, यू को फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, तो बताओ लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप इसको बढ़ाओगे, है ना, तो ये क्या है बेटा, 1/लैम्डा है ना, डिक्रीज रेसिप्रोकल है, डिक्रीज होगी, गुड, डिक्रीज होगी। इसका मतलब बेटा इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, अपोजिट है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे या किसी की ऐसे बोलेंगे कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बेटा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। कम। सबको समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को Yes. देखो, इस डायग्राम पर आएंगे, यहाँ पर बेटा कॉस्मिक रेंज लिखा हुआ है, कॉस्मिक रेंज की मैंने वेवलेंथ लिखी है, ये लैम्डा की वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू है 10 की पावर -16। अब बताओ मुझे, अगर इसकी वेवलेंथ बेटा देखो क्या दिख रही है आपको, 10 की पावर -16 का मतलब क्या है, 10 की पावर -16 का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही कम है वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ यस बहुत कम सर। है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, देखो नीचे लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी न्यू, देखो जल्दी, 10 की पावर 24 मैक्सिमम होती है बेटा इसकी, कॉस्मिक रेंज में वेवलेंथ बेटा सबसे कम होती है, 10 की पावर -16 होती है, और क्या होती है, आया समझ में इतना, सबको आ रहा है। यस सर। अब बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो आपको सबको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम बेटा राइट की साइड जा रहे हैं तो अपनी वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। 10 की पावर -16 थी, फिर 10 की पावर -14 आ गई गामा रे के केस में, फिर यहाँ पर एक्स रे बनी हुई है 10 की पावर -12, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, विजिबल रेंज पर आ जाओ। विजिबल की बेटा क्या होती है, वेवलेंथ पढ़ी थी आपने, 380 नैनोमीटर से लेकर, है ना, कितनी होती है, 760 नैनोमीटर, इनके बीच में लाई करती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब कलर की कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, 360 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर से लेकर बेटा 760 नैनोमीटर। इसके बाद फिर क्या आएगा, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड, इसकी वेवलेंथ आगे बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी दिख रही है बेटा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव। हाँ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा होती है। समझ गए सभी बच्चे, स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है ना, क्या है स्पेक्ट्रम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखो, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हुई, राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करेगी बेटा, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, रेडियो वेव्स, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद बेटा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ऐसे करके सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, देखो कॉस्मिक रेज, ठीक है। इतना आया सबको समझ में या नहीं, बताओ जल्दी। Yes, sir. आ गया। आ गया। अब एक चीज देखते हैं बेटा, इन स्पेक्ट्रम का यूज क्या है। पहले तो मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, होता क्या है। जैसे बेटा क्या होता है, कोई भी रेडिएशन है अपना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, तो बेटा या तो ऐसा होगा उसमें अपने को विजिबल रेंज नजर आएगा, जैसे हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को बर्न किया, मैंने पेपर को बर्न किया, पेपर को बर्न करने के बाद मान लो रेड कलर का रेडिएशन निकला इसमें से, सुन रहे सभी बच्चे, रेड कलर का रेडिएशन निकला, है ना, येलो कलर का, रेड कलर का, जो भी रेडिएशन निकला, अपने को क्या नजर आ रहा है बेटा, खाली ये रेडिएशन नजर आ रहा है ना, समझ गए, ठीक है बेटा। रेड कलर का मतलब क्या है, रेड कलर का रेडिएशन, यानी कौन सा रेडिएशन निकल रहा होगा, किस रेंज का, इतना, इतनी फ्रीक्वेंसी का, 760 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ का रेडिएशन रिलीज हो रहा है, ठीक है।
इतना है बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसा भी हो सकता है बेटा इसमें कुछ ऐसे रेडिएशंस भी हो सकते हैं जो अपने को विजिबल रेंज में नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे रेडिएशन भी हो रहे होंगे इसमें, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन भी हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें विजिबल तो है नहीं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें रेडिएशन नहीं है ना। जैसे सन की रेज आती हैं, सन रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन होता है, तो सोलर रेडिएशन के अंदर बेटा, सोलर रेडिएशन के अंदर हमारा, हाँ, सोलर रेडिएशन के अंदर आपका इंफ्रारेड भी होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिखता है क्या अपने को? बताओ। नहीं दिखता, लेकिन उसमें होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। वो बात और है कि ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो हमारे तक पहुंचता नहीं है वो, लेकिन आ तो रहा था बेटा वो रेडिएशन। समझ रहे सभी बच्चे? रेडिएशन का मतलब समझ रहे हैं ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर Yes. हीट कर, सीधी सी बात, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा हीट करते हैं या कहीं पर भी कहीं पर कोई हीट कर रहे हैं या उसको एनर्जी उसमें से रेडिएट होती है, तो रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी निकलती है, तो वहां पर बेटा रेडिएशन जरूर होगा। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने को विजिबल का ही दिख पाएगा, बाकियों का हम कैसे करेंगे वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे कैसे बाकी रेडिएशन को समझते हैं। अच्छा, अब इनके यूजेस की बात करते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले ये वेव जो दिख रही है, रेडियो वेव्स का कहाँ यूज करते हैं हम, बताओ, यूज कहाँ कहाँ होता है रेडियो वेव्स के बारे में, कहाँ यूज करते हैं परीक्षित? Communication. हाँ, गुड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसमें, है ना, अपना मोबाइल नेटवर्क्स का जो टावर्स काम करते हैं वो भी इसी फ्रीक्वेंसी इसको रेजोनेंस बोलते हैं। हाँ बेटा ठीक है, आ गया, ऑडियो क्लियर है? Yes. हाँ बेटा, तो अभी देखा आपने क्या हुआ, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी एक साथ मैच कर गई, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो रेडियो वेव्स के थ्रू हम बेटा क्या कर सकते हैं, जैसे अपना एफएम होता है, एफएम भी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी होती है हर एक फिक्स, उसकी हर एक चैनल को उसको मैच कराते हैं हम अपने डिवाइस के साथ, तो फिर अपने को क्या होता है, वो वेव्स कैच हो जाती हैं, है या नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ चलो अगली वेव, Yes, sir. माइक्रोवेव कहाँ यूज करेंगे, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। सर आपका ऑडियो वीडियो नहीं दिख रहा। ठीक है, माइक्रोवेव्स का कहाँ यूज करेंगे? Sir, micro. कर दिया मैंने, कर दिया है ना, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद इंफ्रारेड का कहाँ यूज करते हैं? इंफ्रारेड पता है किसी को? आईआर सेंसर्स होते हैं, जैसे अपने रिमोट्स हैं, किसी भी डिवाइस के रिमोट्स होते हैं, तो बेटा आजकल हाँ इंफ्रारेड का यूज होता है, इंफ्रारेड वेव्स का अपने रिमोट्स के अंदर। तो रिमोट के अंदर बेटा क्या होता है, इंफ्रारेड सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, समझ रहे सभी बच्चे? Yes, हाँ। sir. अच्छा एक चीज और देखो आप, जो पहले के रिमोट्स आते थे उसमें और अभी नए के में फर्क हो गया। अभी क्या था, इंफ्रारेड के अंदर क्या होता है कि वो इसको, जैसे सपोज ये वॉल है, तो इस वॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी क्रॉस करके जा सकती है, काफी दूर से आप किसी भी तरफ से उसको ऑपरेट कर सकते हो। ये इंफ्रारेड वेव्स की खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती है। फिर विजुअल स्पेक्ट्रम को तो जानते हैं सभी, पढ़ के आए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ यूज करते हैं हम? वाटर को फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं या डिसइंफेक्शन में भी बेटा यूज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बेटा कहाँ यूज कर सकते हैं? बैक्टीरिया को या जर्म्स को किल करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, हाँ
तफसील समझ में आया क्या कहा मैंने? यस सर। डिसइंफेक्शन यूज करते हैं, अभी समझाता हूं आपको। जैसे अभी बेटा एक लेटेस्ट जो है एक मशीन डेवलप करी है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ को जानते हैं सभी, अपना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है बेटा, उसमें किस पर काम करती है वो? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर काम करती है। तो एक्चुअल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करेगी? कुछ सेकंड्स के लिए ही, कुछ सेकंड के अंदर ही क्या करेगी? सारे जितने भी बैक्टीरिया या जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको क्या कर देगी? किल कर देगी। समझ गए? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके लिए यूज करते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा बेटा आरओ के अंदर भी यूज होता है। वाटर आरओ जो होता है उसके अंदर भी यूज होता है। किसी ने देखा हो ब्लू कलर की एक लाइट जलती है, कुछ आरओज के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे सभी बच्चे? यस सर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यस सर। हमारी बॉडी के लिए भी उतने हार्मफुल होते हैं। हमारी बॉडी के लिए बेटा क्या है? हार्मफुल होते हैं, लेकिन इनको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह। चलो एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे बेटा बहुत हाई पेनिट्रेशन होता है इनका। एक्सरे मशीन होती है ना, बॉडी की एक्सरे लेती है, लेकिन उस मशीन के सामने क्या लिखा रहता है? देखना ध्यान से, उसके सामने बेटा ज्यादा देर तक अपने को एक्सपोजर नहीं करना होता है। सबको पता है ये बात? लॉन्ग एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो एक्सरेज भी बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद गामा रेज आती है। गामा रेज हम यूज करते हैं, आगे पढ़ोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में धीरे धीरे, तो आपको गामा यूज का पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज को आपको पेनिट्रेट करना है ना, पेनिट्रेट कर देगी अंदर तक, तो गामा रेज की बेटा बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इनकी, और सबसे ज्यादा होती है कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ सबसे कम होती है। कॉस्मिक रेज बेटा कहाँ मिलती है? नॉर्मली यहाँ पर अपने अर्थ के ऊपर नहीं मिलेगी कॉस्मिक रेज, ये यूनिवर्स में मिलती है, गैलेक्सीज के अंदर। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशन कहाँ पर होता है? पढ़ना, अगर पढ़ना इंटरेस्ट हो यूनिवर्स के बारे में तो कॉस्मिक रेडिएशंस होते हैं वहां पर। ठीक है बेटा, अलग अलग स्टार्स होते हैं, अलग अलग गैलेक्सी होती है, तो वहां पर कॉस्मिक रेडिएशन होते रहते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा समझ में आ रहा है सबको? अब हम बार बार बोल रहे हैं रेडिएशन रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हमारा। समझे सभी बच्चे बेटा? बताओ। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक बेटा अपना है, अब देखो ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल ने थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया, है ना? अब इस थ्योरी के बाद क्या हुआ? कुछ ऐसे बेटा चीजें हुई, कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनको मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैंने बताया था आपको, उनमें से एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या था बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है अभी इसके ऊपर बात करेंगे। और एक था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो चार चीजें हैं इसमें, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तीसरा है थर्ड वेरिएशन ऑफ, नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, नोट्स में से ही पढ़ रहा हूं मैं, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी देख लेंगे। और एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था? लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि ब्लैक बॉडी ब्लैक होल जैसे मिलता जुलता टर्म है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, समझेंगे आप? बोलो, परीक्षा में पढ़ा है आपने, रीड किया था? किसको बोल रहे हो ब्लैक बॉडी? एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी परीक्षित, है ना? अभी देखना क्यों। एक ऐसी बेटा ऑब्जेक्ट है वो जो सारे के सारे जितनी भी एनर्जी को, एक तो सारी एनर्जी को क्या कर ले बेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मान लो सन के अंदर रेडिएशंस आ रहे हैं, सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, तो बेटा जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं सबके सबको क्या करें 100% एब्जॉर्ब कर ले। यानी ऐसे बोल सकते हैं आइडियल एब्जॉर्बर। क्या बन जाए?
आइडियल एब्जॉर्बर। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल स्टूडेंट, Perfect. जो हाँ जो सब काम परफेक्ट करे, एकदम रोबोट बन जाए, है ना 2.0 जो सारा काम परफेक्ट करे एकदम, टाइम टाइम टू टाइम एकदम। मतलब कि अभी यहाँ पर आइडियल एब्जॉर्बर का मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा एब्जॉर्बेशन कर लिया। मतलब कि जितनी एनर्जी बेटा सन से रेडिएशन से आई है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। अब आपने सबने बच्चों ने पढ़ा होगा कि हीट होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है बेटा, है ना। जैसे अगर मान लो अपने सन की रेडिएशन की बात करें, सन से अगर हम सन की लाइट में खड़े हो गए या कोई ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो बेटा सारी की सारी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब कर सकता है, कर सकती है कोई ऑब्जेक्ट? कुछ ना कुछ हीट लॉस में तो चली जाती है ना, कुछ ना कुछ हीट लॉस होती है, गर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला बेटा हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? जो रियल में एग्जिस्ट ना करे, ऐसी ऑब्जेक्ट बेटा हो रहा है, यानी ऐसे समझ लो ऐसी ऑब्जेक्ट है ये, यहां से लेके और यहां तक कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर आपने डाला, ठीक है, कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स तक कोई भी बेटा वेव्स इसके ऊपर आपने रेडिएशन मतलब करी, तो उन वेव्स को बेटा ये क्या करेगा? सबको, ठीक है मयूरी, आया समझ में? सारे रेडिएशन को बेटा क्या किया इसने? हाँ बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, आइडियल एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, समझ गए? दैट एब्जॉर्ब्स, Yes, sir. ठीक है बेटा। ऐसे भी बोल सकते हैं दैट कैन एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज। बताया ना आपको, जितना भी रेडिएशन है, जैसे मान लो कोई भी वेवलेंथ, कोई भी वेव थी, जैसे गामा रेज आई, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्स रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडियो वेव्स को भी, माइक्रोवेव्स को भी, सारी वेव्स को बेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो भी 100%, ठीक है। समझ रहे सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. एब्जॉर्ब, हाँ अभी देखो बात पूरी नहीं हुई मेरी। 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरी चीज क्या करेगा? जब एब्जॉर्ब करने के बाद फिर 100% रिलीज कर दे। क्या कर दे बेटा? 100% रेडिएट कर दे। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है ना, उसमें से क्या हो जाए? सारी की सारी को रेडिएट कर दे, यानी आइडियल रेडिएटर बन जाए। क्या बन जाए? आइडियल रेडिएटर या परफेक्ट रेडिएटर। जितनी एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब करी है, जितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर दे? रेडिएट कर दे। अब तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती बॉडी में, जो सारे के सारे रेडिएशंस को बेटा एब्जॉर्ब कर ले, और सभी तरह की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को, मतलब कि ये अपना स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको, है ना, सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऐसे कैसे फिर क्या कर देगा? उसको रेडिएट कर देगा। समझे सभी बच्चे? दैट Yes, sir. ब्लैक बॉडी कैसी हो, कैसी बॉडी हुई बेटा? आइडियल एब्जॉर्बर या परफेक्ट एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब्स 100% रेडिएशन। सबसे पहले तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा 100%, कोई भी रेडिएशन आ गया उसके अंदर, और फिर उसके बाद जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है बेटा, उसको क्या करे? 100% रेडिएट कर दे, 100% रेडिएट कर दे। मतलब जो एनर्जी आपने जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने ली, सारी की सारी उसमें से दोबारा फिर रेडिएशन निकल जाए, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं बेटा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब, सुनना ध्यान से, एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्या कर सकता है बेटा? वो सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले, और सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट कर दे, रेडिएट कर दे। समझ गए सभी बच्चे? दीक्षा, आया समझ में? अब देखो इतना आ गया समझ में। अभी कोई ऐसी बॉडी होती है आपकी, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट देखी आपने अपने आसपास, समझी? सोच के बताओ। ऐसा कोई नहीं होता ना? अगर बेटा कोई, हाँ अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है, कि कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा खाली इतनी रेंज को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, देखो माइक्रोवेव्स को, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट बेटा क्या होगी, सिर्फ इंफ्रारेड को करेगा, इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई 2-3 टाइप की वेव्स को करे, है ना।
चलो ऐसा हो भी सकता है कि सारी को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन सारी की सारी को परफेक्ट रेडिएट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? हाँ, अब ये जो ब्लैक होल का जो कंसेप्ट मैं बता रहा था आपको, तो एक्चुअल में ब्लैक होल बना कैसे है, किस कंसेप्ट पर है, वो एक तरह की बेटा क्या है, ब्लैक होल का मतलब है ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। वो जितनी भी लाइट उसके अंदर जाएगी सारी की सारी बेटा क्या कर लेगा, वो एब्सॉर्ब। हाँ, तो अब आपको समझ में आया उसका कलर। ब्लैक होल का मतलब क्या है, स्पेस में कोई ऐसा एरिया है जहां पर लाइट जा ही नहीं सकती, सबको बेटा क्या करता है, वो कोई भी लाइट आ जाओ, किसी भी रेडिएशन को, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉस्मिक रेज को भी कर लेगा, उसको भी कर लेगा, उसको भी कर लेगा। तो एक्चुअल में अगर हम उसके अंदर देखना चाहें तो बेटा कुछ नहीं देख पाएंगे, ब्लैक ब्लैक नजर आएगा बिल्कुल, क्योंकि सारे रेडिएशन को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना। कोई भी कलर का रेडिएशन आपको नहीं दिखाई देगा वहां पर। जैसे गैलेक्सीज वगैरह होती हैं तो उनको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं ना, कुछ ना कुछ रेडिएशन होता रहता है, कुछ ना कुछ बेटा रेडिएशन उसमें से होता रहता है। उनको कलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं विजिबल में, या फिर हम वैसे बाकी प्रॉपर्टी भी स्टडी कर सकते हैं। तो ब्लैक होल का मतलब है, हमने बस एक नाम दे दिया किसी ऐसे पर्टिकुलर स्पेस के रीजन को। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा रीजन होता है। समझ गए सभी बच्चे? बहुत बड़ा रीजन है। ब्लैक होल का मतलब एक बहुत पर्टिकुलर एरिया है स्पेस के अंदर, जिसके अंदर कोई भी लाइट बेटा वो है वापस नहीं आ रही उसमें से, सारी की सारी उसने परफेक्टली एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है? और रेडिएट भी कर रहा है तो सारी की सारी कर रहा है, सारी की सारी मतलब कि ब्लैक लाइट, ब्लैक कुछ है ही नहीं। ठीक है? चलो अब बेटा देखो, अब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस रेडिएशन को क्यों नहीं समझा पाई, मतलब ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा थ्योरी कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में से रेडिएशन होते हैं, है ना बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होंगे, है ना। और जैसे मान लो अगर 380 नैनोमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग जो कलर का रेडिएशन निकलेगा अपने को वो कलर नजर आएगा। ठीक है? अगर 760 नैनोमीटर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग, समझ रहे सभी बच्चे? जिस कलर का, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया आपने, आयरन की रॉड को हीट किया तो रेड कलर का रेडिएशन निकल रहा है बेटा, इसका मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी रेडिएशन की, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी होगी। समझ गए सभी बच्चे? ऐसा होता है ना, जनरली किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसका रेडिएशन का कलर कौन सा दिखता है आपको रियल लाइफ में? रेड कलर दिखता है, मेटल्स को हीट करते हैं। अच्छा, अगर बेटा और ज्यादा हीट करें, और ज्यादा हीट करें तो कभी आपने शायद पढ़ा हो एक कैंडल का भी उसमें वो ल्यूमिनेंस में जोन होते थे, तो सबसे ज्यादा जहां पर हीट होती है रेड के बाद अगला कलर वो ब्लू होता है। ठीक है बेटा? तो अगर रेड के बाद और ज्यादा हीट करेंगे ना किसी ऑब्जेक्ट को तो आप देखोगे उसका बेटा कलर क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, नेक्स्ट है कि जो एनर्जी होती है किसी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा उसकी इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर करती है। देखो इस तरह का ग्राफ बनता है कुछ, इंटेंसिटी का मतलब समझाता हूं क्या है। ये देखो ये ग्राफ है अपना, यहां पर बेटा इंटेंसिटी रखी है हमने और इस साइड पर हम लेंगे वेवलेंथ। ठीक है? वेवलेंथ मतलब किस तरह की रेडिएशन है। तो क्या देखते हैं बेटा, स्टार्टिंग में तो वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद फिर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बेटा? यहां पर दो टेम्परेचर है, T1 और T2। देखो इस ग्राफ को समझाता हूं, ऊपर ड्रॉ किया है। तो बेटा यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझाता हूं। इंटेंसिटी का बेटा मतलब होता है कितनी ज्यादा वेव्स, समझे, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है बेटा। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताया था ना आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वेव का, तो अगर उसका स्क्वायर कर दोगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगी हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो ये ग्राफ बेटा क्या दिखा रहा है, अगर हम वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें इंटेंसिटी को, मतलब कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, तो क्या देखेंगे,
जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है बेटा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पर आके फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगते हैं। समझे? ग्राफ समझ में आया? Yes. अब इसमें Yes, इससे sir. अपने को अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया? देखो, इसका मतलब बेटा है कि वेवलेंथ अगर हम देख रहे हैं, वेवलेंथ अगर बढ़ रही है, वेवलेंथ अगर चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसके साथ साथ बेटा एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये है। लेकिन अगर मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा अगर अपना कलर चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ परीक्षित? इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है ना। पहले उसने रेड कलर शो किया, सुनना, पहले उसने रेड कलर शो किया तो बेटा मान लो रेड कलर के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ हो गई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अभी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन उसमें से बेटा ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, तो अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हुई नहीं हुई? Yes. बताओ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो कहती है कि कोई रेडिएशन की जो एनर्जी है वो बेटा इंडिपेंडेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है उसमें था। ठीक है, कि हमारी जो एक तरीके से जो एनर्जी है बेटा वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की इंडिपेंडेंट होती है। अगर इंडिपेंडेंट होती तो बेटा ये अलग अलग कलर कहां हो पाते, यानी ऐसा होना चाहिए था कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही कलर का रेडिएशन दिखाएगा। समझे मेरी बात? उसका कलर चेंज नहीं होगा। कितनी बात समझ में आ रही है? ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? जैसे अच्छा चलो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपने किसी रॉड को हीट किया, बाकी बच्चों को भी आ जाएगा। अगर किसी आयरन की रॉड को हीट किया बेटा, तो हम क्या देखते हैं एक्चुअल में कि उसमें पहले रेड कलर की लाइट आ रही है, तो एक तरह का रेडिएशन हो गया। फिर बेटा और हीट किया हमने, है ना, अगर हम हीट कर रहे हैं और ज्यादा तो फिर उसका कलर फिर चेंज हो गया, फिर उसका ब्लू कलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में तो क्या देख रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, यानी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। बट थ्योरी क्या कहती है, मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी होगी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, ना कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे अगर मैक्सवेल ने कहा कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी और निकल आया कुछ और, तो थ्योरी को क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ये थ्योरी बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नहीं कर पाई ना, इसने जो भी अपना बेसिस दिया था इन्होंने वो गलत था, कुछ ना कुछ नई बात हमें सामने आ गई। ऐसा साइंस में बेटा होता रहता है, होता रहता है, कुछ ना कुछ किसी के अंदर कमी होती है, मैंने आपको बताया, तो उसमें हम आगे फिर कोई उसको फिर स्टडी करता है। इस तरीके से साइंस के अंदर चलता रहता है, तभी तो इंटरेस्ट बना रहता है ना। अब एक तरह की टेक्नोलॉजी आई मोबाइल फोन्स के अंदर, 1G, पहले सिर्फ बात करते थे, सिर्फ फोन पे बात कर सकते थे। फिर क्या हुआ उसमें 2G के अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया, ठीक है, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते थे, वो हुआ। फिर 3G में क्या हुआ बेटा, नेट की स्पीड बढ़ाई, मतलब एक तरीके से इंटरनेट करना शुरू किया, डाटा को ट्रांसफर करना, है ना, फाइल्स ट्रांसफर होने की स्पीड बढ़ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई 4G। 4G के अंदर क्या था, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, है ना। तो अपग्रेडेशन होता गया, जैसे जैसे बेटा साइंस के अंदर जैसे जैसे आप एटम के स्ट्रक्चर को पढ़, आप क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे एटम के बारे में साइंस के वर्ल्ड को या लोगों को पता चलता गया, है ना। सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता था कि एटम क्या, स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, फिर उसके अंदर एक एक करके पता चला, पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, थॉमसन ने करी, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने करा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके बताई, जिसमें उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में फिर बाद में पता चला, है ना, अलग अलग डिस्कवरी हुई। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि एटम स्टेबल कैसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो स्टेबल कैसे है, इस स्टेबिलिटी की चीज हो रही थी। बीच में क्या हुआ, ये सारे
नई नई इन्वेंशंस जो मैंने बताया, नई नई डिस्कवरियां हुई, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, मैंने बता दिया आपको, आ गया समझ में, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे Yes. मैक्सवेल की थ्योरी। दूसरा बेटा इसमें एक चीज है, अभी आज तो नहीं पढ़ा पाएंगे, कल देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा क्या होता है कि जैसे जनरली हम कहते हैं कि अगर किसी आयरन के सरफेस पे, किसी मेटल के सरफेस पर अगर हम उस पर उसको क्या करें बेटा, उस पर अगर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, कोई रेडिएशन उस पर डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा किसी मेटल के सरफेस पर आएगा तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे बेटा मेटल्स होते हैं जिस पर मान लो हम कोई लाइट को उस पर लेके आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेकर आए, तो क्या हो गया, उसके अंदर जो बेटा मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं उनको, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, एक्साइट हो जाते हैं, हो जाएंगे, और इन्हीं को क्या बोलेंगे, इसी कंसेप्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आया परीक्षित थोड़ा बहुत? सर फिर से अभी बता रहा हूं। जैसे बेटा कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जिन मेटल्स के सरफेस पर जब बेटा एनर्जी पड़ेगी या कोई एक तरह का पर्टिकुलर रेडिएशन आएगा, पर्टिकुलर रेडिएशन का मतलब इनमें से कोई रेडिएशन हो सकता है, माइक्रोवेव्स को डाला, इंफ्रारेड की वेव्स को डाला, तो क्या हो गया बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके मूव करने लग जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कल पढ़ेंगे और डिटेल में, आप थोड़ा सा रीड करना है इसको। इतना आया समझ में? बेसिक मैंने एक आइडिया दिया आपको, ठीक है। तो कल बेटा आप, हाँ कल इसको पूरा पढ़ेंगे। कल सभी बच्चे तैयार रहेंगे, मेरे क्लास लेने से पहले सबको पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बार इसको पढ़ना अच्छे से। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कल जो पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, पेज नंबर 5 पर है, ठीक है। इसको रीड करेंगे। आज का समझ में आया बेटा साक्षी? साक्षी आया समझ में? आज जो हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आ गया? तो बेटा साथ के साथ सभी बच्चे रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स कम से कम रिवाइज करेंगे क्लास। हाँ बोलो बेटा ईशांत, हाँ बोलो, न्यू स्टूडेंट है। सर रेडिएशन एलिमेंटरी पार्टिकल्स की वजह से निकलता है। बोलो तरुण। सर रेडिएशन एलिमेंटरी पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। रेडिएशन एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल कहां से पढ़ा आपने? एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा, सब एटॉमिक पार्टिकल। सर जैसे फोटोन होते हैं ना। ओहो, कौन सी किताब पढ़ते हो तरुण, इतना अभी फोटोन में क्यों चले गए? अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा ना, अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताऊंगा बेटा, तब फोटोन समझ में आएगा फोटोन क्या है, ठीक है। अभी जैसे बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो, अगर 2-3 स्किप करोगे स्टेप्स तो फिर पीछे का भी समझ में नहीं आएगा, समझ गए? हाँ अभी डिस्कस करेंगे बेटा तरुण, ठीक है। पहले बेटा आप क्या पढ़ो, हाँ पहले इतना पढ़ो, और फिर कल एक बार फोटोन्स का करा देंगे, कल आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, जो आप पूछ रहे हो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो दानिश का बेटा जो क्वेश्चन था वो मैंने आज क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है बेटा, उसकी कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं होती है। लाइट बेटा पूरा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। तो 10⁻⁻16 से लेके और 10⁴ तक इसकी वेवलेंथ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कहां से, 10⁴ से शुरू करके 10⁻24 तक होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर लाइट की क्या फ्रीक्वेंसी है बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी लाइट की बात कर रहे हो, मतलब रेड कलर की लाइट की बात कर रहे हो, वायलेट की बात कर रहे हो, इंफ्रारेड की बात कर रहे हो, माइक्रोवेव की बात कर रहे हो, ऐसे पर्टिकुलरली होता है, ठीक है। आप खाली लाइट बोलकर नहीं पूछ सकते, क्योंकि लाइट की तो बहुत सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सबको आगे समझ में अच्छे से, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ दानिश को भी आ गया होगा। हाँ बोलो बेटा।
सर रेडिएशन ट्रेवल करते तो उसकी इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है? रेडिएशन ट्रेवल करता है तो उसकी इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है? देखो अभी बताया तो ये ग्राफ बेटा आपको इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, देख रहे हो, अगर किसी रेडिएशन का बेटा वेवलेंथ इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? पहले तो इंक्रीज करती है, दिख रही है सबको? पहले इंक्रीज करती है बेटा, फिर उसके बाद एक लिमिट आ जाती है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर फिर क्या करने लग जाएगी? डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, समझ गए तरुण? आ यस। गया? वो डिपेंड करता है कौन सी, आप जैसे वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो कौन सी वेवलेंथ की बात कर रहे हो, ज्यादा कौन सी रेंज है उसकी, मतलब कम वेवलेंथ है या ज्यादा वेवलेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो। चलो ओके, आ गया बेटा सबको समझ में आज की क्लास का? दीक्षा? यस ओके, सर। चलो ठीक है बेटा, बाय एंड टेक केयर। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे सभी बच्चे। ओके।